मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं, उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना के माध्यम से कुल 6,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश की भीतर भी नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुए हैं। नदी जोड़ो अभियान हमारे अपने प्रदेश के राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी दोनों तरफ से समान रूप से किया जा रहा है। राज्य के बाहर पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना जो राजस्थान के साथ हमारा 20 वर्ष से ज़्यादा समय से उलझा हुआ मसला था, उसको सुलझा करके हमारे देश के राज्यों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक नया अध्याय गढ़ने का प्रयास हुआ है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती पर आपस में मिलकर के बुंदेलखंड के प्यास मिटाने के साथ साथ समृद्धि के द्वार भी खोलने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राज्य के बाहर जिस प्रकार से नदी जोड़ो परियोजनाओं को हमने लागू करने का प्रयास किया है, उसी संदर्भ में हमने अपने राज्य के अंदर भी खास करके एक नदी से दूसरे नदी की कठिनाइयों के लिए कहीं सीवर से जुड़ी हुई परेशानी होगी, कहीं और कोई कारण से नदी सूखी या एक नदी में बाढ़ आती है, ऐसे में एक नदी से दूसरी नदी जोड़ करके हम अपनी इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। इसका बेहतर उदाहरण इंदौर और उज्जैन के बीच निकलने वाली सीवर से जुड़ी हुई कान नदी की पुरानी एक ऐसी कठिनाई थी, जिस कठिनाई के कारण से वर्षों से हमारा गंदा पानी उज्जैन की क्षिप्रा को प्रभावित करता था। ऐसे में एक नदी जोड़ो अभियान राज्य के अंदर भी लेने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से अब यहाँ इंदौर से निकलने वाली कान नदी का पानी यहाँ से निकल करके बजाय क्षिप्रा में मिलने के वो अपनी दूसरी एक नदी वो भी इंदौर से ही निकलती है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जब डैम में ऊपर पानी भरा रहेगा शुद्ध जल, तो नीचे जो पानी शुद्ध होकर के मिलेगा जिसको किसान अपने काम में ले सकेंगे। इस कान नदी और एक तरह से गंभीर नदी जोड़ने का एक राज्य के अंदर का ये भी अनुपम उदाहरण बना है, जो विश्व में पहला एक राज्य के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा अध्याय लिखा जाना लगेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया, जिसका अर्थ गरीब, युवा,
अन्नदाता और नारी ज्ञान के ध्यान के ध्येय वाक्य को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस मंत्र की सिद्धि में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ करने का निर्णय किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया है। यह मिशन युवाओं के स्वप्न साकार होने का माध्यम तो बनेगा ही, साथ ही समाज में सकारात्मक और अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरित करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता संवर्धन, उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार, सामाजिक पहल, सामाजिक सद्भाव इस मिशन के प्रमुख स्तंभ है। सरकार 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का लक्ष्य रख रही है। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। गरीब कल्याण का मिशन गरीब और वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। यह मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जनजाति ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिले के 267 विकास खंडों के 11,000 से अधिक ग्रामों में निवासरत 18,58,000 जनजाति परिवारों की 93,23,000 आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में 18 विभागों अथवा मंत्रालयों की 25 से अधिक जनहितैषी योजनाओं को चिन्हांकित करते हुए 5 वर्ष के लिए कुल वित्तीय प्रावधान 79,000 करोड़ का करने का योजना बनी है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,001 रुपया प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपया प्रति हेक्टर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान बनाए रखने की जिद है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हुए हम अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से हमने लागू की है, जिसके कारण कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग 1.25 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जाएंगे। किसानों को अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों को लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,00,100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6,000 गांवों में प्राथमिक दुग्ध समितियां हैं। प्रदेश के समस्त गांवों के लिए दुग्ध समितियों को गठन करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। सांची ब्रांड को और मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20% तक करने का भी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को
देश की डेयरी कैपिटल बनाना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुबंध से राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से सहकारी प्रणाली भी सशक्त होगी। प्रदेश के सभी जिलों में गौशालाओं का सुचारू संचालन होगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में 10,000 से अधिक गायों की एक सक्षम आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का प्रारंभ हम करा चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारे राज्य के बड़े नगर निगमों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर इत्यादि स्थानों पर भी इसी प्रकार की गौशालाएं बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा करवाया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालकों और किसानों को गौपालन प्रोत्साहन देने के लिए 10 गाय से ज़्यादा पालने पर सरकार अनुदान देने का विचार कर रही है। पंजीकृत गौशालाओं में भी प्रति गोवंश मिलने वाली 20 रुपये आहार राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से मछुआरों बंधुओं को मत्स्य पालन के लिए भी अलग अलग प्रकार की कई सुविधा देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। नारी सशक्तिकरण मिशन का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास के साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उन तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में भी प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रगण्य राज्य में शामिल हुआ है। योजना के प्रारंभ से अब तक 42 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है। जननी सुरक्षा योजना में वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 6 लाख हितग्राहियों को 79 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। लाडली बहना योजना में 1.25 लाख करोड़ से अधिक पात्र बहनों को योजना का लाभ अब तक दिलवाकर लगभग 30,765 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया गया है। प्रदेश में 89 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रदेश की 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपये गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए और 2024 में 715 करोड़ से अधिक की राशि का भी अंतरण किया गया है। प्रदेश में 1 लाख से अधिक लखपति दीदियां बनी हैं। महिला श्रम पर आधारित उद्योगों, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5,000 रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रदेश सरकार महिला स्व सहायता समूह को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी है। यह संख्या 4 वर्ष में 50 लाख तक बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के 313 विकास खंडों में वृंदावन ग्राम योजना में एक ग्राम वृंदावन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण जिलों में जल गंगा संवर्धन अभियान को अच्छी सफलता मिली है। इस अभियान को प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में संपन्न 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता और पुणे में रोड शो आयोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ से निवेश के प्रस्ताव, यूके, जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ से रुपयों के अधिक निवेश के प्रस्ताव, संयुक्त प्रयासों से अब तक 4,17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश, जिसमें लगभग 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग के विभिन्न निवेश के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से
मध्य प्रदेश ने देश के अंदर अब निवेश करने के लिए एक तरह से सबसे आकर्षक राज्य का अपना दर्जा पाया है। भोपाल में आगामी 24 फरवरी को होने वाली 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। जैसा कि आपको जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस निवेश कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में गत 1 वर्ष से औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन के निरंतर प्रयास हम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जनविश्वास बिल पास कर उक्त अधिनियम में 5 विभागों के 8 अधिनियमों के माध्यम से 64 उपबंधों का गैर अपराधीकरण किया गया है। सतत टिकाऊ तेज गति से विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में पिछली बार की तुलना में 16% से अधिक प्रदेश का बजट अर्थात 3,65,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसको आगामी 5 वर्ष में 2 गुना करने का हमने लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर के 1,42,000 से अधिक हो चुकी है। ई पंजीयन ई स्टाम्पिंग के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्रेशन करने का नया अभियान प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से 2024 में राजस्व महाअभियान के माध्यम से लगभग 30 लाख, द्वितीय चरण में लगभग 50 लाख राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88% कार्य पूरा होने की सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में मध्य प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आधुनिक और बेहतर शिक्षा के लिए हमने हर क्षेत्र में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के आधार पर युवाओं को अपने सभी प्रकार की शिक्षा अपने जिले में मिले, ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में परंपरागत तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित विश्वविद्यालयों का उनके कार्यक्षेत्र के अलावा भी कई और रोजगार परक कोर्स चालू करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 17 शासकीय 13 निजी मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ 2003-04 में प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक ही वर्ष में हमने 3 मेडिकल कॉलेज चालू करते हुए आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले 2 वर्षों में हम लगभग 24 मेडिकल कॉलेज और देने वाले हैं, अर्थात देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना में हम सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस चालू करने वाले राज्यों की श्रेणी में आज अपनी एक विशेष पहचान बना के खड़ा हुआ है। हाल ही में 2 दिन पहले हमारी एयर एम्बुलेंस के बलबूते पर हमने न केवल शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण कराने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि गरीबों के प्रति हमारी भावनाओं को प्रकटीकरण का यह उदाहरण भी माना है, जिसके माध्यम से एयर सुविधा, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम हर गरीब के जीवन को बचाने में अपनी सरकार का सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ जब एलोपैथिक कॉलेज हम बढ़ा रहे हैं, उसी समान दृष्टि से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय को भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 11 नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की निर्णय की घोषणा की थी, जिसमें से 5 महाविद्यालय में निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति भी हमने जारी कर दी है। 1 वर्ष के अंदर ये 11 ही मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नल से जल की सभी सुविधाएं
उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास हमारा चल रहा है। प्रदेश के 17,000 से ज्यादा ग्रामों में सभी घरों में जल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में लोक परिवहन, खास करके हमारा राज्य देश का एकमात्र राज्य था जिसका अपना राज्य परिवहन सरकारी व्यवस्था के अभाव में निजी व्यवस्थाओं के हाथों मजबूर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोक परिवहन के प्रबंधन सरकार के माध्यम से कराते हुए सुदूर ग्रामीण से ग्रामीण, छोटे से छोटे स्थान तक भी इस परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुए आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बड़े महानगरों को आधुनिक परिवहन की व्यवस्था के साथ साथ हम ग्रामीण लोक परिवहन के साधनों का भी उपयोग कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ मेट्रो ट्रेन का मामला हो या इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का मामला हो, भारत सरकार ने भी अद्वितीय रूप से मध्य प्रदेश का ध्यान रखते हुए हमारे लिए विकास के नए दरवाजे खोलने का काम किया है। भारत सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दृष्टि से भी 3,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इंदौर अकेले में 350 करोड़ की लागत से एलिवेटेड और कई सारे काम भारत सरकार के माध्यम से मंजूर हुए हैं। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में अपग्रेड करने की अनुमति मिली है। प्रदेश में विमानन सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कम समय में भी काफी बड़े पैमाने पर हमारी विमानन सेवाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के विकास के लिए करने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट के संचालन के साथ हमारा राज्य एक साथ 6 एयरपोर्ट संचालित करने वाला, 24 घंटे जहां हमारी विमान सेवा मिले, ऐसे बड़े राज्य में अब शुमार हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई स्थानों पर एक साथ हवाई पट्टी, छोटे छोटे ब्लॉक में हेलीपैड हमारी योजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्तमान के दौर में हम सभी प्रकार के परिवहन के व्यवस्थाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करने की तरफ आगे बढ़े हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर एक तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर दूसरा महानगरीय क्षेत्र बनाने का भी हमने निर्णय किया है। प्रदेश के संतुलित नगरीय विकास के लिए पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास नीति का भी नया प्रारूप हमने तैयार किया है। प्रदेश में प्रतिदिन गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। मुझे ये बताते भी अत्यंत खुशी है, अब किसानों को रात के समय अपनी सिंचाई के लिए बिजली लेने के बजाय हमारी सरकार प्रयास कर रही है वो अपने सिंचाई के साधन का उपयोग, बिजली का उपयोग अपने दिन में ही कर ले ताकि रात की कठिनाई से बचा जा सके। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विद्युत क्षमता का कुल उत्पादन 24,108 मेगावाट है, लेकिन आज हम लगातार प्रयास करते हुए आने वाले वर्षों में भी हम लगातार सरप्लस बने रहें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए 4,100 मेगावाट अतिरिक्त कोल विद्युत आधारित विद्युत क्षमता के लिए भी हमने कोल ब्लॉक आवंटन कराने के लिए भारत सरकार के माध्यम से उपलब्धि हासिल की है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, वर्तमान में ग्रीन एनर्जी अर्थात नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता आज से 12 वर्ष पूर्व केवल 438 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक 7,300 मेगावाट हो गई। ये लगभग 14 गुनी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं 2030 तक 7,000 को बढ़ा करके 20,000 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन को हम लक्षित कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, 25 दिसंबर 2024 को देश की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, यह विश्व की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसका हमने लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से खजुराहो से कराया था। मिशन मोड में सभी शासकीय भवनों पर अपनी बिजली स्वयं उत्पादित करने के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना करने का भी हमने निर्णय किया है और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक बात की और प्रसन्नता है, एक तरफ हम अपने राज्य स्तर पर सभी हितैषी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, दूसरा अभियान के रूप में भी जैसे 11 दिसंबर से लगा करके 25 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाने का निर्णय किया है, जिसमें कई प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया। एक तरफ हमने जन कल्याण पर्व मनाने का निर्णय किया, दूसरी तरफ
जन कल्याण अभियान के माध्यम से हमने 26 जनवरी तक लगभग 40 दिन तक अपने हितग्राहियों को उनके घर घर जाकर के उनको अपनी पात्रता अनुसार उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से 45 हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से सेवा शिविर लगा करके 32 लाख से ज्यादा नागरिकों को हित लाभ आवेदन पत्रों के आधार पर हमने देने का प्रयास किया है। प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन गमन पथ निर्माण का भी निर्णय हमने किया है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों पर भी हमने उनके सभी स्थानों को श्री कृष्ण पाथेय से जोड़ करके श्री कृष्ण पाथेय का गठन करने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम और कृष्ण के आधार पर इस धरती ने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को जिया है। उस स्वर्णिम अध्याय को हम पुनः समाज के सामने लाने का निर्णय कर रहे हैं। जब एक तरफ हम उनके उस जीवन के चित्र को लाने का प्रयास करेंगे, दूसरी तरफ प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक करने की पहल भी हमारे द्वारा की गई है। सिंहस्थ 2028 को वैश्विक आयोजन बनाया जाएगा। क्षिप्रा का जल निर्मल और प्रवाहमान बना रहे, इसीलिए भी हम इस पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन को नित्य नए आयाम मिल रहे हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सिंगरौली ऐसे कई स्थानों पर राज्य के अंदर भी हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा भी प्रारंभ की है। प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या भी लगातार हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश टाइगर और लेपर्ड स्टेट के नाते साथ अब चीता स्टेट भी बन गया है। भोपाल का रातापानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ हम जनहितैषी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से भी हम जिला, विकास खंड, तहसीलों और अनुविभागों के पुनर्गठन के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन भी करते हुए इस दिशा में काम कर रहे हैं। नागरिकों को मद्य निषेध के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह कार्य समाज और सरकार दोनों के स्तर होने पर ही सफलता मिल सकती है। राज्य सरकार ने इस क्रम में प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस संबंध में साधु संत, सामाजिक संगठन सभी लोगों के दिए गए सुझाव पर हमने ये कदम उठाया है। मां नर्मदा के तट के दोनों किनारों पर शराबबंदी पूर्ववत लागू रहेगी। इस ऑफिस सिस्टम प्रशासनिक प्रबंधन को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के लिए राज्य सरकार सजग और सक्रिय है। डिजिटल अरेस्ट जैसे नए अपराधों को रोकने के लिए जन जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। साइबर डेस्क के माध्यम से साइबर अपराधों के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य को वर्ष 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और जनता को राहत देने के लिए लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के भी प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम अपने किसी भी जेल से किसी भी बंदी को कोर्ट में हाजिर करने के लिए लगने वाले समय में और पुलिस बल में बाकी व्यवस्था में न केवल बदलाव लाते हुए सारे अपराधियों के समूचे प्रकरण के कोर्ट में चलने वाले मुकदमे की कार्रवाई न केवल जेल से ही प्रारंभ कराएंगे, बल्कि इससे जुड़े हुए बाकी पक्ष भी जैसे चिकित्सक और बाकी लोग भी हॉस्पिटल से ही अपने डिजिटल वर्चुअल रूप से अपनी गवाही दे करके हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगा, बंदी जेल में रहेगा, न्यायालय अपने स्थान से चलता रहेगा। आधुनिक तकनीक के बलबूते पर हमने प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय हमारे द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश के अंदर पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने वाला दर्जा भी मध्य प्रदेश ने पाया है। नए कानूनों की खास करके उनमें जनता की भागीदारी, अधिकारों को देने का हमारा उपक्रम, ये लगातार हम जनता के बीच
मध्य प्रदेश के नए कानूनों को लागू करने के लिए 100% क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जन कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के कल्याण के प्राथमिकता के अनुसार निरंतर विकास का ये यज्ञ जारी रहेगा। गत 1 वर्ष में प्रदेश की प्रगति के लिए जो निर्णय लिए गए वो आपके सबके सामने है। प्रदेश के नागरिकों का व्यापक जन समर्थन भी हमको मिला है। निश्चित यह संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो यही है, मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मामलों में अग्रगण्य रहे, प्रदेश में विकास से निर्णायक परिवर्तन हो। हम कह सकते हैं यह गण और तंत्र की परिणामकारी उत्तरदायी संस्कृति का जीवंत चित्र है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सच्चे अर्थों में विकास और समानता की दिशा में आगे बढ़ते हुए चित्रों के रंगों के निरंतर चटक और रेखाओं को अमिट बनाए रखने की दिशा में लगातार काम करता रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद।